तो आपके लॉ के सब्जेक्ट में नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के नाम से रहेगा सर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। जैसा कि आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स जो बिजनेस लॉ है उनको स्टडी किया है, तो उसी सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसमें सबसे पहले तो ये एक्ट स्टार्ट कब से हुआ था? बना 1881 में था, लेकिन ये कमेंसमेंट हुआ था 1 मार्च 1882। इस डेट से एक्ट एप्लीकेबल हुआ है। तो बहुत पुराना लॉ है, नो डाउट, बहुत ही पुराना लॉ हो गया। अब सबसे पहला पॉइंट इसमें समझ में जो आपको आना है कि सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते किसे हैं? भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आएगा, किन किन चीजों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कवर मानते हैं? तो इस एक्ट के सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना है। सबसे पहले प्रोमिसरी नोट, सेकंड है बिल ऑफ एक्सचेंज और थर्ड है चेक। देखो 3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, जिनको की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में शामिल किया है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि कितने इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना है, तो ऑप्शन आएंगे 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो आपको टिक करना है कि 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में शामिल करते हैं। अब ये नेगोशिएबल इनको क्यों बोलते हैं? दूसरा, फिर प्रोमिसरी नोट क्या होता है सर, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, चेक क्या होता है? अब इनको एक एक करके स्टडी करेंगे। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, प्रोमिसरी नोट को कैसे यूज किया जाता है, प्रोमिसरी नोट कैसे काम करता है, इसके बारे में अपन डिटेल में समझेंगे। तो उसके लिए अपने को एक एग्जाम्पल लेना होगा, एग्जाम्पल से ही अपन ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ये लो, मैं साइड में एक एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करता हूं, आप लोग भी पूरा साथ देंगे ऐसा मुझे विश्वास है। ध्यान देना प्लीज। एक अनिल नाम का पर्सन है, इसको पैसे की जरूरत है। आप ये बोल सकते हो कि सर ये बोरोवर है, इसने मनी बोरो की, और इसको लोन देने वाला व्यक्ति कौन है? सुनील। सुनील ने इसको लोन दिया होगा, लोन गिवन मान लेते हैं जैसे 50,000 रुपीज का, यानी 50,000 रुपीज का सुनील ने अनिल को लोन दिया है। आप बोलोगे ठीक है सर, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, आप लोन की रीपेमेंट करने की ड्यूटी है ना अनिल की। अनिल ने जो लोन लिया है, अनिल उसको रीपे करेगा। यस सर। तो अनिल ने प्रोमिस किया है राइटिंग में, अनिल ने एक पेपर पे लिख के दिया है। क्या लिख के दिया वो सुनो ध्यान से। अनिल ने एक पेपर पर राइटिंग में ये मेंशन करके दिया है कि आई अनिल प्रोमिस, कि मैं अनिल ये प्रोमिस करता हूं टू पे ₹50,000, कि मैं 50,000 रुपए पे करने का वादा करता हूं आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद। किसको? टू सुनील। देखो अनिल ने मेंशन करके दिया है और फिर अनिल ने इस पेपर पर साइन कर दिए। ये अनिल के साइन है, डेट लिख दी आज की, जैसे मान लेते हैं 20 मार्च 2024। बाकायदा डेट और प्लेस लिखा होता है यहां। चलो साइन के नीचे जरूरी नहीं है डेट लिखी हो, डेट यहाँ साइड में भी लिख सकते हो, यहाँ साइड में भी लिख सकते हो कि किस डेट को ये साइन हुआ है। तो 20 मार्च 2024 को साइन हुआ है। प्लेस मान लेते हैं ये पार्टी साइन करने वाली पार्टी यहाँ जयपुर की रहने वाली है। तो ये एक पेपर पर अनिल ने लिख करके
और ये पेपर किसको हैंड ओवर कर दिया? अनिल ने ये पेपर सुनील को हैंड ओवर कर दिया। सर ये जो पेपर है ना, यही प्रोमिसरी नोट है। देखो यहां पर किसने प्रोमिस किया? इस प्रोमिसरी नोट में प्रोमिस करने वाली पार्टी कौन है? अनिल। अनिल ने प्रोमिस किया है किससे? सुनील से। ध्यान से सुनो, जिस पार्टी ने प्रोमिस किया है उसकी लायबिलिटी है ना कि वो अमाउंट पे करेगा। अरे इस प्रोमिसरी नोट को बनाया किसने है? अनिल ने। तो इसको बोलेंगे मेकर। क्या बोलेंगे? मेकर। आगे आएगा बार बार ये वर्ड, फिर आप पूछोगे मुझसे सर ये मेकर कौन होता है? तो जिसने प्रोमिस किया है, प्रोमिसरी नोट में जो प्रोमिसर होता है, जिसकी लायबिलिटी होती है अमाउंट पे करने की, उस पर्सन को मेकर कहें। और जिस पर्सन को आपने ये इंस्ट्रूमेंट बना करके दिया है, या सिंपल वर्ड्स में कहें जिससे प्रोमिस किया आपने अमाउंट पे करने का, तो इसको कहेंगे पेई। क्योंकि आप मुझसे पूछोगे बाद में कि सर मेकर कौन होता है, पेई कौन होता है? तो मेकर जो प्रोमिसरी नोट बनाता है, जिसने प्रोमिस किया उसको मेकर कहेंगे, और जिस पर्सन से आपने प्रोमिस किया है उसको क्या कहेंगे? पेई कहेंगे। तो जैसे ही सुनील ने अनिल को लोन दिया, मान लेते हैं आज के दिन ही लोन दिया है 20 मार्च को, 20 मार्च 2024 को सुनील ने लोन दिया, तुरंत अनिल ने एक पेपर पर लिख करके और सुनील को दे दिया। 20 मार्च को ही कि मैं प्रोमिस करता हूं कि मैं 3 महीने बाद आपको आपके 50,000 रुपए लौटा दूं। बस इसी इंस्ट्रूमेंट को प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। तो प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टी हुई? 2, एक मेकर यानी प्रोमिसर और दूसरा पेई। अब ये इंस्ट्रूमेंट अनिल ने साइन करके किसको दे दिया? सुनील को। अब एक बात बताओ, सुनील को अमाउंट कब रिसीव होगी? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद ना, लेकिन सुनील को तो अभी पैसे चाहिए 5, 7, 10 दिन में ही। तो अनिल तो 3 महीने बाद देगा। तो आप इस प्रोमिसरी नोट को ट्रांसफर कर सकते हो। सर एक विनोद नाम का पर्सन है, ध्यान से सुनना, एक ये विनोद नाम का पर्सन है। तो सुनील ने विनोद को कहा होगा कि भाई विनोद, मेरे पास एक प्रोमिसरी नोट रखा है, 3 महीने बाद अनिल मुझे 50,000 रुपए देगा और मुझे अभी पैसे चाहिए। ऐसा करो, ये प्रोमिसरी नोट आप ले लो, यानी 3 महीने बाद ये पैसे मेरी जगह आप ले लेना, बस आप मुझे आज ये पैसे दे दो। सर अकाउंट्स में टॉपिक पढ़ते हो आप, बिल डिस्काउंट करवाना। तो जिस तरह से बिल डिस्काउंट करवाते हैं, तो आप अपना प्रोमिसरी नोट भी डिस्काउंट करवा सकते हो। और ये विनोद कोई जरूरी नहीं इंडिविजुअल पर्सन से ही कराओ, आप कोई बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हो। तो यहां पर सुनील ने अपना प्रोमिसरी नोट किसको ट्रांसफर कर दिया? विनोद को, 5, 7, 10 दिन के बाद ही। तो अब वो इंस्ट्रूमेंट घूमते घूमते किसके पास आ गया? विनोद के पास। विनोद उसको होल्ड करेगा और 3 महीने बाद जो भी मैच्योरिटी डेट होगी, तब विनोद जाकर के अनिल से पैसे ले ले। अनिल की तो लायबिलिटी बनती है। देखो अनिल बिल्कुल विनोद को कर देगा। अब बोलोगे सर अनिल को क्या पता चलेगा विनोद कैसे है? तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इसके बैक साइड में, इस इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड में एक एंट्री होगी बाकायदा। जब सुनील ये प्रोमिसरी नोट विनोद को ट्रांसफर करेगा ना, तो इस इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड में लिख देगा कि एंडोर्स्ड, ट्रांसफर करने को बोलते हैं एंडोर्समेंट करना, एंडोर्स्ड टू विनोद, और यहां सुनील साइन कर देगा। यानी सुनील जब ये इंस्ट्रूमेंट विनोद को हैंड ओवर करेगा, तो इस इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड में बाकायदा वो एंट्री करेगा, ताकि रिकॉर्ड बना रहे कि ओरिजिनली प्रोमिसरी नोट सुनील को ही मिला था, लेकिन बाद में सुनील ने वो प्रोमिसरी नोट विनोद को ट्रांसफर कर दिया। अब हो सकता है 5, 7, 10 दिन के बाद विनोद को भी पैसे की जरूरत पड़ी हो, विनोद इसको और भी आगे ट्रांसफर कर सकता है। विनोद ने मान लो इसको आगे मिस्टर एक्स को ट्रांसफर कर दिया, तो फिर एंडोर्समेंट हो जाएगा।
इंस्ट्रूमेंट पे फिर दोबारा एक नई एंट्री कर देंगे कि एंडोर्स टू मिस्टर एक्स। कोई प्रॉब्लम? और फिर ये जो मिस्टर एक्स है ये आगे मिस्टर वाई को भी हो सकता है आगे। ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितनी भी टाइम एंडोर्स हो सकता है। अब मान लो ये ऐसे एंडोर्स होते होते मिस्टर जेड के पास पहुंच गया और तब तक 3 महीने खत्म हो गए। अब जेड इज द लास्ट होल्डर, तो जेड क्या करेगा? जेड अब अनिल के पास जाएगा कि श्री आपका साइन किया हुआ प्रोमिसरी नोट है, आपने वादा किया था कि आप सुनील को पेमेंट करोगे, और सुनील ने ये आगे विनोद को एंडोर्स किया। देख लो चाहे इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड में एंट्री है, विनोद ने एक्स को एंडोर्स किया, एक्स ने वाई को, और वाई ने मुझे किया है। तो बिल्कुल अनिल इन सब को चेक करके और जो 50,000 देने की बारी है वो किसको पे कर देगा? जेड को। कोई प्रॉब्लम प्लीज यहां तक? हिमांशी, इसी का कोई प्रॉब्लम? ऑनलाइन स्टूडेंट? बस इसीलिए इस चैप्टर का नाम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज, वो ट्रांसफर हो सकते हैं। और ट्रांसफर हो सकते हैं इसका मतलब वो नेगोशिएबल होते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो सकता है आगे से आगे, इट मींस उसको नेगोशिएबल बोलते हैं। तो एक बार ध्यान से सुनो, दोबारा से मैं टॉपिक को थोड़ा रिपीट कर रहा हूं। अमाउंट बोरो किसने की थी? अनिल ने। सुनील से अमाउंट बोरो करते टाइम अनिल ने सुनील को एक प्रोमिसरी नोट दिया। क्या प्रोमिस किया था? कि आई अनिल प्रोमिस टू पे ₹50,000 आफ्टर 3 months टू सुनील और हिज ऑर्डर। ये और लिखा होता है, ये लिखा होता है। अनिल ने प्रॉमिस किया है कि मैं 3 महीने बाद पैसे सुनील को दूंगा, या जिसको भी सुनील आगे एंडोर्स करेगा उसको दे दूंगा। ये और हिज ऑर्डर भी लिखा होता है साथ, यानी पेई का नाम लिखा होगा हमेशा और साथ में और हिज ऑर्डर, कि सुनील खुद यदि इस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करेगा 3 महीने तक तो मैं सुनील को ही दूंगा, और यदि सुनील ने बाई चांस इसको कहीं पर आगे ट्रांसफर भी कर दिया तो जो भी होल्डर बनेगा मैं तो उसको सुनील मान करके और मैच्योरिटी डेट पर जो भी अमाउंट मैंने प्रोमिस किया है वो अमाउंट पे करूंगा। इसलिए इसका नाम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 इंस्ट्रूमेंट आते हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो अपन पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रोमिसरी नोट, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन से प्रोमिस करेगा, अनकंडीशनल प्रोमिस होगा, कोई कंडीशन नहीं होगी। यहां पर अनिल ये थोड़े ना बोलेगा कि 3 महीने बाद यदि बारिश होगी तो मैं पैसे दूंगा, बारिश नहीं हुई तो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अनकंडीशनल प्रोमिस एक पर्सन जब दूसरे पर्सन से करेगा कोई सर्टेन अमाउंट पे करने के लिए, तो इसी प्रोमिस को प्रोमिसरी नोट कहेंगे सर। हाँ, ग्रेस पीरियड तो मैच्योरिटी के टाइम मेंशन होगा, जैसे आप 3 महीने गिनेंगे फिर 3 दिन का ग्रेस पीरियड, वो तो चलो ठीक है, एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता है, वो एक अलग टॉपिक है। कोई प्रॉब्लम प्लीज यहां तक? ऑनलाइन स्टूडेंट? अरे बाकी और हिमांशी, इसी का आप लोग भी कुछ बोलो भाई। ठीक है, चलो मान लेते हैं। अब 2 बातें और सुन लो तो फिर आप बहुत अच्छे लोग हो। ये वाला टॉपिक तो पढ़ लिया आपने, टू सुनील और हिज ऑर्डर। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि प्रोमिसर ने प्रोमिस किया है कि वो इस इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट किसको करेगा? सुनील को करेगा, या जिसको भी आगे सुनील एंडोर्स करेगा उसको करेगा। सर कई बार ऐसे लिखा होता है सेम यही चीज कि आई प्रोमिस टू पे ₹50,000 आफ्टर 3 months टू सुनील और बियरर। सर कई बार है ना ऑर्डर की जगह बियरर वर्ड लिखा होगा, वैसे बहुत कम मिलेगा, लगभग बंद हो चुके हैं बियरर इंस्ट्रूमेंट।
अब क्वेश्चन ये आता है सर बियरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में क्या फर्क होता है? देखो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट तो मैंने आपको समझाया, जैसे सुनील के पास यदि कोई इंस्ट्रूमेंट है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, और वो यदि विनोद को देगा तो बैक साइड में एंट्री करेगा ना कि एंडोर्स टू विनोद। फिर विनोद ने आगे एक्स को दिया तो बैक साइड में एंट्री करेगा ना। ऐसी एक्स जब आगे वाई को देगा तो बैक साइड में एंट्री करेगा ना, एंडोर्स टू मिस्टर वाई। ऐसे वाई जब आगे जेड को देगा तो वाई एंट्री करके देगा। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड में हर एंडोर्समेंट का, हर ट्रांसफर का मेंशन होना जरूरी है। जो बियरर इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, बियरर इंस्ट्रूमेंट होते हैं अपने करेंसी नोट की तरह। देखो आपके पास एक 100 रुपीज का नोट है या 10 रुपीज का नोट है या 500 रुपीज का नोट है, और वो यदि आप मान लो मुझे देते हो या किसी और को भी देते हो, तो क्या उस नोट पे लिख के देते हो क्या कि मेरा नाम लक्ष्य है और मैं ये 100 रुपीज का नोट और रविंद्र सर को दे रहा हूं? ऐसा कभी नहीं होगा। करेंसी नोट बियरर है, जो होल्डर होगा वो ही ओनर होगा, उस पर कोई एंट्री की जरूरी नहीं है। अब यदि ये प्रोमिसरी नोट बियरर होता ना तो पता क्या होता, जैसे अनिल ने तो चलो ड्रॉ करके सुनील को दे दिया, अब सुनील यदि आगे एंडोर्स करेगा ना तो एंट्री करने की जरूरी नहीं है, बस सिंपली हैंड ओवर कर दो। हैंड ओवर करना एंडोर्समेंट करना हो गया, नेगोशिएशन करना हो गया। फिर आगे विनोद एक्स को देगा तो कोई एंट्री नहीं होगी, बस उसको हैंड ओवर कर दो, इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट हो गया। फिर आगे एक्स वाई वाई ऐसे देते रहो आगे से आगे, कोई एंट्री नहीं होगी सर। जो भी लास्ट में होल्डर होगा ना 3 महीने बाद मैच्योरिटी डेट को, जो भी होल्डर होगा लास्ट में वो अनिल के पास चला जाएगा। अब अनिल उससे ये नहीं पूछेगा कि आपको किसने दिया, उसको किसने दिया, क्योंकि रिकॉर्ड तो कोई है ही नहीं। बियरर इंस्ट्रूमेंट में होल्डर इज द ओनर। अब चाहे उसने चोरी करके लेके आया हो, इसलिए रिस्क रहती है। बियरर इंस्ट्रूमेंट यदि आप किसी को लिख के देते हो ना तो अगले बंदे के पास रिस्क है, बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। अरे यदि मान लो कोई का 100 रुपए का नोट कहीं गिर गया और मान लो मुझे मिल गया तो मेरा हो गया, कोई नाम थोड़ी ना लिखा उस पे। कोई आकर के बोल सकता है कि ये नोट मेरा है, क्या पहचान है भाई? कोई पहचान नहीं है। और नोट पे नाम लिखना जुर्म है। आप नोट पे पेन पेंसिल ये नहीं चला सकते, गलत है ये। आप ये बोलोगे कि देखो मैंने ये नाम लिखा हुआ है तो ये तो ऑफेंस हो रहा है। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जब भी नेगोशिएट होगा तो उसके बैक साइड में एंट्री होगी, और बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो वो जब भी ट्रांसफर होगा कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ उसको दूसरी पार्टी को डिलीवर कर दो, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो जाए। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम प्लीज? क्या चीज? बियरर को क्या करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, जो भी होल्डर होगा वो रिस्क बियर करेगा बियरर इंस्ट्रूमेंट में। हिमांशी, इसी का आप लोगों को कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है, तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। एक लाइन और बता देता हूं इसी में ही। देखो मैंने 2 इंस्ट्रूमेंट समझा दिया आपको एक साथ, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी और बियरर इंस्ट्रूमेंट भी। एक बात और सुन लो बस, आप बहुत अच्छे लोग हो। सर एक बात बताओ, यदि ये जो 3 मंथ्स लिखा है ना, ये नहीं लिखा होता तो? हाँ, कई की बार इंस्ट्रूमेंट में टाइम नहीं लिखा होता, बस ऐसे लिखा होता है कि आई प्रोमिस टू पे 50,000 रुपीज टू सुनील और हिज ऑर्डर, या टू सुनील और हिज बियरर। टाइम नहीं लिखा होता बिल्कुल। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहां पर टाइम नहीं होगा ना, तो वो इंस्ट्रूमेंट होगा ऑन डिमांड पेबल। इसका मतलब जो भी पेई है या जो भी होल्डर है उस इंस्ट्रूमेंट का, वो कभी भी उसके पैसे ले सकता है, 2 दिन बाद भी, 20 दिन बाद भी, 2 महीने बाद भी। जिन इंस्ट्रूमेंट पे कोई टाइम लिमिट नहीं लिखा, कोई डेज, कोई मंथ, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, तो वो होते हैं ऑन डिमांड पेबल। तो यदि प्रोमिसरी नोट है
और कोई टाइम मेंशन नहीं है, तो जो भी पेई होगा ना, पेई जैसे सुनील है, या सुनील ने आगे विनोद को दे दिया तो विनोद पेई बन गया, विनोद ने मान लो आगे एक्स को दे दिया था तो एक्स पेई बन गया। जो भी पेई होगा, होल्डर होगा, उसके पास राइट है कि वो कभी भी पैसे ले सकता है, और मेकर की हमेशा लायबिलिटी ओपन रहेगी कि जब भी पेई पैसे मांगने आएगा आपको तुरंत देने होंगे। और आपको ध्यान है ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट में कोई ग्रेस पीरियड भी नहीं होता, इनमें तो हमेशा लायबिलिटी ओपन रहती 24 घंटे। जब भी होल्डर पैसे मांगने आएगा आपको तुरंत देने होंगे। ठीक है, चलिए आइए एक एक करके पढ़ते हैं। रक्षित आप माइक को ना म्यूट रखें, क्वेश्चन पूछना होना तभी प्लीज अनम्यूट करना, आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ, जब क्वेश्चन पूछना हो तो आप अनम्यूट कर लेना प्लीज। चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। प्रोमिसरी नोट किसे कहते हैं सर? तो प्रोमिसरी नोट, ध्यान से सुनना, लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूं, साथ साथ चलना। प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये राइटिंग में इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन करेंसी नोट और बैंक नोट को आप प्रोमिसरी नोट नहीं बोलेंगे, क्योंकि करेंसी नोट और बैंक नोट पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई नहीं होता, उसके लिए अलग लॉ बना हुआ है। तो प्रोमिसरी नोट मीन्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो राइटिंग में होगा, जिसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, देखो अंडरटेकिंग यानी प्रोमिस, जिसमें अनकंडीशनल प्रोमिस किया हो, यानी बिना किसी कंडीशन के प्रोमिस किया हो, मेकर ने साइन किया हो, और इसमें प्रोमिस हो टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी, कि मैं आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट, और अमाउंट मेंशन होनी चाहिए, फिक्स अमाउंट होनी चाहिए। और किसको पेमेंट करेंगे? ओनली टू या टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, या तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को या उसके ऑर्डर यानी उसके आगे होल्डर्स को, या बियरर को भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यानी आपका प्रोमिसरी नोट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, तो साथ साथ में बियरर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज? अरे यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो अब आते हैं कि प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टी होती हैं। तो आप बोलेंगे सर प्रोमिसरी नोट में हमने पढ़ा है 2 ही पार्टी होती है मुख्यतः, एक मेकर जिसने प्रोमिसरी नोट बनाया है, जिसने प्रोमिस किया है, और दूसरा पेई। और यदि पेई आगे किसी को एंडोर्स करेगा तो ये जो पर्सन इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करता है वो क्या बन जाएगा? एंडोर्सर। और जिस पर्सन को आप इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं उस पर्सन को क्या बोलेंगे? एंडोर्सी। जैसे सुनील ने विनोद को ट्रांसफर किया तो सुनील एंडोर्सर, और जिसको ट्रांसफर किया वो एंडोर्सी। कोई प्रॉब्लम प्लीज यहां तक? अब ये कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। सर प्रोमिसरी नोट हमेशा राइटिंग में होना चाहिए, इसमें क्लियरली अंडरटेकिंग, देखो अंडरटेकिंग का फिर मतलब बता रहा हूं, अंडरटेकिंग यानी प्रोमिस, इसमें क्लियर प्रोमिस होना चाहिए कि मैं आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करूंगा, और जो भी प्रोमिस या अंडरटेकिंग है वो अनकंडीशनल हो, बिना किसी शर्त के हो। आप यदि ये लिखोगे ना कि मैं प्रोमिस करता हूं कि व्हेन एबल, जब भी मैं देने योग्य होऊंगा मैं दूंगा, ये नहीं होगा। एज सून एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी दूंगा, ये, या पर्टिकुलर पर्सन की जब डी से शादी हो जाएगी तो ही दूंगा, ये नहीं हो सकता। देखो आप ऐसी कोई कंडीशन लगाओगे तो फिर इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना यदि आपने कोई ऐसी कंडीशन लगाई है, ऐसा कोई इवेंट जिसका हैपन होना कंफर्म है कि वो होगा ही होगा, हाँ, तो फिर उसको कंडीशन नहीं मानते। जैसे कि मान लो यहां पर किसी पर्सन ने प्रोमिस किया कि आई प्रोमिस टू पे ₹1000 10 days आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर ए, कि जब मिस्टर ए की डेथ हो जाएगी उसके 10 दिन बाद दूंगा। सर ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि डेथ होना तय है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इस दुनिया में जो आया हो और उसकी डेथ ना हो, इसको कंडीशन नहीं मानेंगे। लॉ ने क्या बोला कि ऐसा कोई इवेंट जो होके रहेगा, चाहे हो सकता है वो 20 साल बाद हो या 200 साल बाद हो, लेकिन होगा जरूर, तो उसको हम यहां पर
कंडीशन नहीं मानते, ये अनकंडीशनल होगा और ये वैलिड होगा, क्योंकि अनकंडीशनल है तो वैलिड होगा। मेकर के द्वारा प्रोमिसरी नोट साइन होना चाहिए, मेकर खुद एक सर्टेन पर्सन हो, पेई का नाम भी मेंशन हो, पेई भी एक सर्टेन पर्सन हो, जो अमाउंट लिखी है वो भी सर्टेन हो, डेफिनेट हो, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की लीगल करेंसी में ही की जाएगी। सर इस पर स्टाम्प टिकट भी लगी होती है, ये जो सिंपल पेपर नहीं होता है स्टाम्प पेपर की तरह होता है, तो उस पर एक छोटी सी स्टाम्प टिकट भी लगती है, रेवेन्यू स्टाम्प, और इस पर डेट नंबर प्लेस जो भी इंस्ट्रूमेंट पे वो भी मेंशन होगा सर। तो ये कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ये सभी आपको प्रोमिसरी नोट के टॉपिक में कंप्लीट करना कंपलसरी है। ये सारी कंडीशन पूरी होंगी तभी आपका प्रोमिसरी नोट वैलिड होता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पहला इंस्ट्रूमेंट प्रोमिसरी नोट होता है, जो कि सेक्शन 4 में डिफाइंड है। तो इसको आप यहां तक अच्छी तरह से लर्न करो।